हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्पित कौर सैनी। वेलकम टू एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्यूटोरियल। हम इस वीडियो में एनालिटिकल मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। एनालिटिकल मेथड कितने तरह का होता है और इस वीडियो में सिर्फ मैं एक ही मेथड एक्सप्लेन करूंगी। जो नेक्स्ट वाला मेथड है कोहेरेंट स्टडी, वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट। एनालिटिकल मेथड जो ये पहले हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड को एक्सप्लेन किया था जो लास्ट वीडियो थी, इसमें हम एनालिटिकल मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। जो एनालिटिकल मेथड है वो सेकंड मेथड है एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का, और ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से डिफरेंट है। बिकॉज जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है उसकी जो यूनिट ऑफ स्टडी हम करते हैं वो पॉपुलेशन को करते हैं, पॉपुलेशन पूरी को। लेकिन जो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है मेथड, उसमें हम जो वो यूनिट ऑफ स्टडी है वो एक इंडिविजुअल को लेते हैं, या इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन का जिसको हमने स्टडी करना है उसमें से हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेकर चलते हैं, राइट। एक तो ये डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल मेथड में। सेकेंड, जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी होती है वो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करती है, लेकिन जो एनालिटिकल स्टडी होती है उसमें हम चेक करते हैं हाइपोथेसिस जो हमने बनाया उसको चेक करते हैं कि वो राइट है या नहीं है, राइट एप्लीकेबल है या नहीं है। एनालिटिकल में हम चेक करेंगे और डिस्क्रिप्टिव में हम उसको हाइपोथेसिस को बनाते हैं। ये डिफरेंस है। और अब जो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो इंडिविजुअल होता है एनालिटिकल स्टडी में, और उससे ही हम इन्फ्रेंस ड्रॉन करते हैं जब रिसर्च करते हैं, और रिसर्च एप्लीकेबल है उस इंटायर पॉपुलेशन में कि नहीं, उसको स्टडी करते हैं। लेकिन जो एनालिटिकल स्टडी होती है वो दो तरह की होती है। उसकी जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी वो 2 तरह की होती है। एक होती है केस कंट्रोल स्टडी, सेकेंड इज कोहेरेंट स्टडी। जो केस कंट्रोल स्टडी हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी बोलते हैं, और कोहेरेंट स्टडी को हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी बोलते हैं, राइट। दीज आर 2 टाइप। जो ये दोनों रिसर्च डिजाइन होते हैं वो इन्वेस्टिगेट हाइपोथेसिस को करते हैं, देखते हैं वो कि एसोसिएशन है रिस्क फैक्टर्स और डिजीज में या नहीं। अगर तो है तो फर्दर स्ट्रेंथ पता करते हैं, उस एसोसिएशन में कितनी स्ट्रेंथ है। उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे काई स्क्वायर हो गया, पी वैल्यू टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया। दीज आर द रिसर्च मेथोडोलॉजिकल मेथड थ्रू विच वी डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड डिजीजेस। ये कुछ मेथड्स होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, उसको स्टडी करके हम उनमें से एसोसिएशन पता करते हैं, राइट। हम करेंगे केस कंट्रोल स्टडी। जो केस कंट्रोल स्टडी है, जैसे मैंने पहले बोला कि इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी बोलते हैं, और ये फर्स्ट अप्रोच होती है जो कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्प करती है, और ये परमानेंट मेथड होता है, राइट। और इसके जो तीन फीचर जिस पर ये काम करती है, एक तो है कि जो ये स्टडी होती है केस कंट्रोल स्टडी, ये एक्सपोजर एंड आउटकम जब आ जाते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक्सपोजर रिस्क फैक्टर्स हैं या आउटकम ऑफ डिजीजेस हैं उसको, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उसके बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है कि ये रीजन वैलिड है या नहीं है। देन आफ्टर दैट, और ये उसके बाद ये बैकवर्ड इफेक्ट टू एक्सपोजर। अब किसी इंसान को अगर कोई डिजीज आया है तो उसके बाद में उसकी स्टडी को शुरू करती है होने के बाद। देन और इसमें 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक केस और एक कंट्रोल, जिसको मैच कर कंपेयर कर एनालिसिस किया जाता है स्टडी में, राइट। इस 3 फीचर से ये स्टडी चलती है, राइट। और इसमें 2 तरह की स्टडी होती है, एक केस और एक कंट्रोल। जो केस, एक हम लेते हैं केस ग्रुप और एक लेते हैं हम कंट्रोल ग्रुप। जो केस ग्रुप होता है वो उसमें होता है डिजीज्ड पॉपुलेशन, जिनको डिजीज है या रिस्क फैक्टर है डिजीजेस के। और जो कंट्रोल केस होता है उसमें हम लेंगे नॉर्मल पॉपुलेशन जिसको कोई डिजीज नहीं है, ताकि कंपैरिजन करने में केस और कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। ये होता है। उसके बाद इनको कंपैरिजन किया जाता है, केस एंड कंट्रोल को कंपेयर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर जैसे कि एज, अगर ओल्ड एज के ले रहे हैं पॉपुलेशन, या यंगर एज की ले रही हैं एक पर्टिकुलर डिजीज को चेक करने के लिए, हाइपोथेसिस हमने
हमने फॉर्मुलेट किया है उसको चेक करना है, तो कौन सी कंफाउंडिंग फैक्टर को हम दिमाग में रखकर काम कर रहे हैं। देन सोशल क्लास, हम अपर क्लास ले रहे हैं पॉपुलेशन या लोअर क्लास ले रहे हैं, राइट। और जेंडर कौन सा ले रहे हैं हम, फीमेल्स पर वर्क कर रहे हैं या मेल्स पर। सो दिस आर द कंफाउंडिंग फैक्टर्स। सो और ये जो ये केस कंट्रोल स्टडी होती है ये चेक करती है क्रोनिक डिजीजेस पर ये काम करती है, और ये वेरी हेल्पफुल होती है जैसे कैंसर की स्टडी करने में, लीवर साइरोसिस और हार्ट डिजीजेस की स्टडी करने में, बिकॉज दीज आर द क्रोनिक डिजीजेस। और इसमें एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क जो होता है इसका केस कंट्रोल स्टडी का, क्योंकि उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल भी चलना पड़ता है, कुछ रेट्स निकालने पड़ते हैं, कुछ रेशोज निकालनी पड़ती हैं, राइट। तो उसके बिहाफ पर ये काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हो इस टेबल में कि रिस्क फैक्टर है, एक फर्स्ट कॉलम है उसमें रिस्क फैक्टर दिया हुआ है, सेकंड केस और दूसरी को लिया हुआ कंट्रोल। अब कंट्रोल बेसिकली होते वो नॉर्मल पॉपुलेशन है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हमने कंट्रोल में रखे जाते हैं वो कि उसमें उनमें डिजीज एब्सेंट होता है, और केस में डिजीज प्रेजेंट, जिस डिजीज के ऊपर हमने काम करना है वो वाली पॉपुलेशन लेते हैं, राइट। देन जो रिस्क फैक्टर है प्रेजेंट है, फर्स्ट जो हमने लिया कि प्रेजेंट है रिस्क फैक्टर। जो केस की बात करेंगे उसमें ए को डिनोट किया और कंट्रोल में बी। ऐसे ही रिस्क फैक्टर एब्सेंट है तो उसमें केस जो है जिनमें डिजीज प्रेजेंट है उनका वो सी ले लिया और कंट्रोल में हमने डी लिया। देन आफ्टर दैट जो केस वाला स्टडी है उसमें ए प्लस सी, राइट, टोटल लिया, और ऐसे ही कंट्रोल में बी प्लस डी, राइट। सो अगर हमने जब रेट निकालना होता है तो रेट जब निकालते हैं तो रेट ऑफ एक्सपोजर क्या हुआ, ए अपॉन ए प्लस सी, राइट। ये रेट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केस हुआ, राइट, केस की बात कर रहे हैं। अगर हमने रेट ऑफ एक्सपोजर ऑफ कंट्रोल है उसमें है बी अपॉन बी प्लस डी, तो ये हो गया रेट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब जब सपोज करो कि हमने कुछ परसेंटेज ली, राइट, तो उसमें अगर जो रेट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केस है वो हाइयर आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोजर और डिजीज है उसमें कुछ तालमेल है, एसोसिएशन है उसमें। अगर उसकी वैल्यू रेट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केसेस की हाइयर होती है कि डिजीज में वो उसमें एसोसिएशन है, राइट। अगर रेट ऑफ एक्सपोजर कंट्रोल का हाइयर आता है तो इसका मतलब है कि एसोसिएशन उन दोनों में, एक्सपोजर में और डिजीज में कोई एसोसिएशन नहीं है, बिकॉज अगर रिस्क फैक्टर है तभी डिजीज होगा, राइट। सो उसका जो मेथड होता है वो होता है, हम पी वैल्यू एक मेथड होता है रिसर्च मेथडोलॉजी में, उसकी हेल्प से हम एसोसिएशन निकालते हैं और उसका सिग्निफिकेंट फैक्टर निकालते हैं, राइट। सो उसके अब जो केस कंट्रोल स्टडी है उसके 4 बेसिक फैक्टर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, राइट, एंड सेकंड मैच करते हैं जो केसेस एंड कंट्रोल को, फिर मेजरमेंट करते हैं एक्सपोजर की, और फिर एनालिसिस करते हैं। सो दीज आर द 4 स्टेप्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल। इसमें क्या करेंगे कि जो सबसे पहला जो स्टेप होता है जो बिल्कुल ही ईजी होता है वो होता है केस कैटेगरी, क्योंकि हमें फर्स्ट कैटेगरी बनानी पड़ती है, जैसे केस कैटेगरी और दूसरी हमें कंट्रोल कैटेगरी। केस कैटेगरी में हम डिजीज पॉपुलेशन लेंगे जिनको डिजीज है, और जो कंट्रोल है उसमें हम लेंगे जिनको डिजीज नहीं है, राइट। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जो केसेस होते हैं ना, जो केस पॉपुलेशन होती है वो इजिली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें जो पता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये डिजीज है, हम इस डिजीज पर काम करें तो वो मिल जाता है। लेकिन मुश्किल होता है कंट्रोल पॉपुलेशन को ढूंढना, राइट। सो उसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। और अब जैसे फर्स्ट स्टेप है डेफिनेशन ऑफ केस, उसमें क्या कि हमें स्टडी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें तो केस को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। सो उसको असेस करने के 2 मेथड्स होते हैं केस को असेस करने के, राइट। तो फर्स्ट है वो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड सेकंड इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो स्पेसिफाइड करता है डिजीज को, राइट, कोई भी डिजीज है, क्योंकि क्रोनिक डिजीज पर काम करता है एनालिटिकल मेथड ऑफ केस एंड कंट्रोल स्टडी। सो वो उसमें अगर हमने सपोज करो कोई कैंसर लिया, राइट, तो
वो कौन सा कैंसर की बात कर रहे हैं हम, थ्रोट कैंसर है या लंग कैंसर है, एक ही पर्टिकुलर कैंसर पे हम स्टडी कर सकते हैं। वो अगर हम लंग कैंसर को स्टडी करें तो हम लंग कैंसर को ही स्टडी करेंगे, लंग कैंसर के ही जो डिजीज पेशेंट्स हैं उनकी ही स्टडी करेंगे, राइट। सो लंग कैंसर लिया, और पीरियड ऑफ स्टडी, राइट, कि पीरियड ऑफ स्टडी क्या है, और फिर डिजीज क्या है, और उसकी पूरी हिस्ट्री कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, सभी पूरी हिस्ट्री उसको स्टडी करते हैं, कौन सी स्टेज पर है। तो हम कोई और कैंसर नहीं ले सकते, फिर हम एक ही जो जिस कैंसर पे स्टडी करनी है उसी कैंसर की हम बात करते हैं, राइट। सो देन आफ्टर, ये तो हो गया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि हम ओल्डर केसेस पर वर्क करना चाहते हैं या न्यू केसेस पर वर्क करना चाहते हैं, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो दीज आर द टू क्राइटेरिया ऑफ केस स्टडी, राइट। देन सेकेंड इज सोर्स ऑफ केसेस। अगर हम ये जो सोर्सेज हैं केसेस हम कहाँ से ले रहे हैं, जो इंडिविजुअल जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिन इंडिविजुअल्स की उस डिजीज की हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल्स हम कहाँ से ले रहे हैं, तो सोर्स क्या है उसका। तो जो ये केसेस है हम हॉस्पिटल से ले रहे हैं कि हम सिंगल एक जनरल पॉपुलेशन से ले रहे हैं, पर इजी होता है कि एक पर्टिकुलर सिंगल हॉस्पिटल से हम केसेस की स्टडी करें, राइट, या फिर उस हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड और हॉस्पिटल्स हैं वहां से भी हम केसेस ले सकते हैं, राइट। सो ऐसे हम सिलेक्ट करते हैं जनरल पॉपुलेशन में, हम जनरल पॉपुलेशन की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, राइट। फिर उसके बाद जब केस को हमने केस के पॉपुलेशन को हमने ले लिया, केस के इंडिविजुअल्स को हमने स्टडी ले लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमें सिलेक्ट करनी है कंट्रोल, राइट। और हमें ऐसे सिलेक्ट करना है ताकि बायस ना हो बीच में, राइट। सो जो कंट्रोल होती है वो कंट्रोल को भी हम कंट्रोल को भी हम हॉस्पिटल से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, रिलेटिव से भी ले सकते हैं, हम नेबर से भी ले सकते हैं, और जनरल पॉपुलेशन से भी ले सकते हैं। पर जो कंट्रोल है उसको सिलेक्ट हम सेम हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, हम अगर हमें जिस हॉस्पिटल से हमने केसेस लिए हैं उसी हॉस्पिटल से हम कंट्रोल भी ले सकते हैं, और हम डिफरेंट हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, बट इसको हम बहुत ज्यादा समझदारी से यूज करना पड़ता है, राइट। क्योंकि चूज करना पड़ता है, क्योंकि जो अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, राइट, वो कि हमने उसमें जो एसोसिएशन है एक कार्डियल इन्फेक्शन की एसोसिएशन स्मोकिंग के साथ है, लेकिन हमने जो कंट्रोल ग्रुप है हमने ब्लैडर कैंसर को ले लिया कंट्रोल ग्रुप, बट जो स्मोकिंग है वो तो ब्लैडर कैंसर पे भी इफेक्ट करती है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी उसका रीजन है। सो इसमें जो कंफाउंडिंग फैक्टर है वो स्मोकिंग हो गया, और वो बायस क्रिएट करेगा कि उसमें से हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो एक स्मोकिंग है वो दोनों ही जो केसेस हमने लिया वो लिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, और कंट्रोल हमने ले लिया ब्लैडर कैंसर के, जो पेशेंट्स हमने ब्लैडर कैंसर के ले लिया, और इफेक्ट स्मोकिंग दोनों पर ही करती है, तो जो हमारी एनालिसिस है वो अच्छी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो बहुत वाइसली हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो कंट्रोल पॉपुलेशन है वो डिजीज फ्री पॉपुलेशन को ही सिलेक्ट करें, ताकि कंपैरिजन करने में इजीली और एनालिसिस अच्छा है, राइट। सो दिस इज द मेन रीजन कि हम डिजीज वाली पॉपुलेशन नहीं लेते। सेकंड, अगर हम कोई जेनेटिक डिजीज वाली रिलेटिव से ले लेते हैं, तो जो रिलेटिव तो जेनेटिकली है कि क्योंकि वो ब्लड ग्रुप के हैं, तो वहां पर भी कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं, तो हो सकता है उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स और सिम्टम्स अपने ब्लड केस में भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम जेनेटिक्स को भी प्रेफर नहीं करते। लेकिन हाँ, नेबर को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अच्छे आउटकम्स दे सकते हैं, क्योंकि वो एक सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो पता करना इजी हो जाता है कि जेनेटिक डिजीज है या इन्वायरमेंटल डिजीज है या क्या रीजन है इसका। सो नेबर पॉप क्योंकि उनका सेम इन्वायरमेंट होता है, सो जो कंट्रोल को सिलेक्ट करना चूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। सो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल, राइट। देन आफ्टर दैट, अगर फॉर एग्जाम्पल अनदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ऑस्टियोपोरोसिस को स्टडी करना है उसमें हम बोन मिनरल डेंसिटी को स्टडी करते हैं एज ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। देन जो डायग्नोस द कंट्रोल ग्रुप,
तो उसमें इंश्योर है कि जो कंट्रोल ग्रुप है वो नॉर्मल होना चाहिए। देन उसमें वो नेगेटिव, फिर उनको टेस्ट किया जाता है कि वो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन हम उसको कंट्रोल ग्रुप में लेते हैं। अदरवाइज किसी डिजीज इंडिविजुअल को हम कंट्रोल ग्रुप में नहीं लेते हैं ताकि आउटकम अच्छा आ सके, राइट। सो ऐसे स्टडी की जाती है। अगर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज की स्टडी किया जाए तो उसमें अगर सेम ही रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट जो है हायर है, इंक्रीज हो रहा है। कि जो इसका रीजन यही माना गया है कि अगर लंग कैंसर है तो इसी की वजह से लंग कैंसर है। अगर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से हमने इंडिविजुअल लिए डिफरेंट हॉस्पिटल से और उनका रीजन सेम आ रहा है तो उसमें रिलायबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद सेकंड जो मेथड है वो आता है मैचिंग्स, राइट। सो जो मैचिंग है उसमें द कंट्रोल दे में डिफर फ्रॉम द केसेस। जो कंट्रोल है वो केसेस से डिफरेंट होते हैं, सच एज एज में, सेक्स में, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस। सो जो केसेस एंड कंट्रोल है वो कंपेरेबल होने चाहिए ताकि मैच कर पाए, राइट। और मैचिंग क्या होती है, वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल को सिलेक्ट करते हैं ताकि उसके वो सिमिलर हो केसेस से, उसके वो वेरिएबल्स भी सेम हो पर उनमें डिजीज ना हो, राइट। और जिससे जो आउटकम ऑफ डिजीजेस पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े और हमें रिजल्ट भी अच्छा मिल सके, राइट। सो इसमें कंफाउंडिंग फैक्टर है। जो कंफाउंडिंग फैक्टर होता है, एज सपोज करो, राइट, तो वो एक्सपोजर पर भी इफेक्ट डालती है और डिजीज पर भी इफेक्ट डालती है, जो कंपाउंडिंग फैक्टर होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई अल्कोहल कंजम्पशन है, वो एसोसिएशन कॉर्नरी डिजीज को दिखा रहा है। तो जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो एक्सपोजर हुआ इस केस में, राइट। तो जो स्मोकिंग जो होगी वो है कंपाउंडिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जो स्मोकिंग है इफेक्ट करती है अल्कोहल कंजम्पशन पर भी और कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस पर भी। सो रिस्क फैक्टर बढ़ गया डिजीज का, राइट। सो जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो एसोसिएट स्मोकिंग से कर रही है। सो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, कंपाउंडिंग फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो स्मोकिंग है उसको कंट्रोल ग्रुप में ले लेंगे, राइट। ऐसे वर्क करती है। ऐसे कोई सेम अगर सिमिलर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो स्टीरियोड कॉन्ट्रासेप्टिंग है और ब्रेस्ट कैंसर वो एसोसिएटिव है, स्टडी किया तो वो एसोसिएटिव आ रहा है। हम पी वैल्यू से स्टडी किया उसको तो वो एसोसिएटिव आ रहा है। सो हमने कंपेयर करना है यंग एंड ओल्डर वीमेन को, राइट। और इस केस में जो रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा हायर ओल्डर वीमेन में होगा एज कंपेरिजन टू यंगर वीमेन। सो इसमें जो एज है वो क्या है, कंपाउंडिंग फैक्टर है। सो कंपाउंडिंग फैक्टर को हमने न्यूट्रलाइज किया तो हमने सिर्फ एक ही, अगर हमने स्टडी सिर्फ एक ओल्डर वीमेन को ही करेंगे, हम यंगर वीमेन को नहीं करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है अच्छा आ सकता है और हम इसमें रीजन अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट कंपाउंडिंग फैक्टर, राइट। देन आफ्टर दैट मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर। सो जो मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है केसेस को स्टडी करने में और मैट्रिक्स को पता करने में, राइट। सो जो उसमें सबसे पहला जो होता है काम, उसमें हम एक्सपोजर रेट को असेस करते हैं। किसकी हेल्प से, क्वेश्चनर बनाकर क्वेश्चनर दे देते हैं और वो इंडिविजुअल है, पेशेंट खुद भरता है, इंटरव्यू लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, या फिर पास्ट रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको असेस करते हैं और मेडिकल हिस्ट्रीज को डिटरमिन करते हैं। ऑफिशियली रिकॉर्ड की हेल्प से हम मेजरमेंट एक्सपोजर रेट पता करते हैं, राइट। और उसके बाद फिर लास्ट जो होता है वो होता है फाइनल स्टेप होता है एनालिसिस। जो फाइनल स्टेप होता है एनालिसिस कि जिसमें एक्सपोजर रेट जो हमने निकाला था केसेस और कंट्रोल में और उनके जो रिस्क फैक्टर कितने एसोसिएट हुए, उसकी जो ऑड रेशियोज आई उसको मैच करते हैं। एक्सपोजर रेट क्या होता है, वो होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, जिसमें कि नंबर ऑफ एक्सपोज केसेस अपॉन नंबर ऑफ नॉन एक्सपोज केसेस, और उससे हम पता करते हैं कि अगर तो एक्सपोजर केसेस एक्सपोजर रेट केसेस का हायर आ रहा है तो एसोसिएशन है। अगर एक्सपोजर केसेस कंट्रोल का ज्यादा आ रहा है तो एसोसिएशन नहीं है। और फिर उसके बाद ऐसे एनालिसिस किया जाता है। जब सबसे पहला स्टेप होता है
एक्सपोजर रेट निकालना जो हम पी वैल्यू की हेल्प से करते हैं। अगर 0.001 से कम आ रहा है तो हायर स्ट्रेंथ एसोसिएशन होती है, अगर ज्यादा आ रहा है तो एसोसिएशन नहीं है। देन उसके बाद हम सिग्निफिकेंस को स्टडी करते हैं जो पी वैल्यू से स्टडी किया जाता है, और उसके दो मेथड है, एक तो डिस्क्रीट में होता है कि जो नॉट डिसकंटिन्यूस होता है, और जो सेकंड होता है वो कॉन्टिन्यूस। और जो वेरिएबल अगर डिस्क्रीट है तो उसको हम चेक करते हैं काई स्क्वायर से। तो ये कुछ मेथड रिसर्च मेथडोलॉजीज है। और सेकंड होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जिसको हम पी वैल्यू से स्टडी करते हैं। और अगर पी वैल्यू 0.05 से लेस आ रही है तो थोड़ा सिग्निफिकेंट है, अगर वैल्यू 0.01 से कम आ रही है तो हाईली सिग्निफिकेंट होता है। फिर जो थर्ड स्टेप होता है इसमें वो स्ट्रेंथ को पता करते हैं, वो हम पता करते हैं रिस्क फैक्टर से, राइट। जो रिलेटिव रिस्क फैक्टर निकाला जाता है वो कैसे होता है, इंसिडेंट रेट अपॉन इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो इसमें जो आंसर आता है अगर रिलेटिवली हायर है तो स्ट्रेंथ है, और इसको हम स्टडी करते हैं बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेथड से, राइट। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई रिस्क फैक्टर हम लंग कैंसर का निकाल रहे हैं और उसमें एक्सपोजर रेट आया 8.1, तो उसमें हाइयर रिस्क होते हैं लंग कैंसर के एज कंपेरिजन टू नॉर्मल। तो ऐसे हम इसकी एनालिसिस किया जाता है, उसमें डिफरेंट मेथडोलॉजिकल मेथड्स लगाए जाते हैं जिससे स्ट्रेंथ एसोसिएशन और रिस्क फैक्टर पता किया जाता है, और उसके बिहाफ पर रिजल्ट निकाला जाता है कि इस पर्टिकुलर डिजीज का रिस्क फैक्टर ये है और ये इसी वजह से होते हैं, राइट। इसके सिम्टम्स ये होते हैं, राइट। और इसमें बायस होने के सबसे ज्यादा इस मेथड में चांसेस होते हैं। कोई भी एरर जब हम एसोसिएशन डिटरमिन कर रहे हैं तो कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, बायस फ्री होना चाहिए, तभी हमारा एनालिसिस हमारा रिजल्ट अच्छा आ सकता है, राइट। अब 2 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिजीज को, राइट। अब कुछ ऐसे डिफरेंट जैसे कि बायस क्यों होती है, कंफाउंडिंग फैक्टर की वजह से भी होती है, राइट। कंफाउंडिंग फैक्टर के जैसे कि 2 इफेक्ट्स किसी डिजीज में है और दोनों कंट्रोल और केस दोनों में ही फैक्टर डाल रहे हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो उसमें कंफाउंडिंग बायस हो जाएगी और उसमें हम रिजल्ट ही नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि वो इफेक्ट कंट्रोल में भी डाल रहा है और केसेस पर भी डाल रहा है, वो कंफाउंडिंग बायस होगी। और सेकंड होगी मेमोरी और रिकॉल बायस, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल कि हमने गर्ल्स की स्टडी करनी है उनके मोनार्कियल स्टेटस के ऊपर, अगर लड़कियों को नहीं पता कि उनकी फर्स्ट टाइम वो कब मेनार्की अक्कर हुई थी, तो उसमें भी बायस हुई थी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम ही नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ गर्ल्स को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, तो उसमें रिजल्ट अच्छी तरह से नहीं निकाल पाते। देन सिलेक्शन ऑफ बायसेस, अगर हमने कंट्रोल और केसेस को स्टडी किया और ऐसे हमने चूज अपनी अकॉर्डिंगली किए तो उसमें बायस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर मेथड लगाए जाते हैं जिससे हम पर्टिकुलर पेशेंट्स को सिलेक्ट कर सकें, राइट। और इंटरव्यू के बिहाफ पर भी बायस होने के चांसेस होते हैं, अगर कुछ हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोथेसिस इंटरव्यूअर की, और समटाइम जो क्वेश्चंस हैं वो रेलिवेंट नहीं होते, वैलिड नहीं होते हैं हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, तो तब भी बायस होने के चांसेस होते हैं। सो इसका जो सबसे मेन ड्रॉबैक इस केस में बायस होने का रहता है, राइट। और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, ये एक्सपेंसिव मेथड नहीं होता और इजी होता है, क्योंकि इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम इंडिविजुअल के बिहाफ पर स्टडी करते हैं। देन कुछ कम होते हैं सब्जेक्ट्स, राइट। और रिलेटिवली सूटेबल होता है, क्योंकि जो कुछ डिजीजेज होते हैं रेयर होते हैं, तो हमें सिम्टम डिटरमिन करने में इजी होता है, स्टडी करने में इजी होता है। और सब्जेक्ट्स डू नॉट हैव उसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर रिस्क नहीं होता और फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एथिकल प्रॉब्लम भी मिनिमम होती है। और जो एथियोलॉजिकल स्टडी सेवरल मेथड्स होते हैं, डिफरेंट एथियोलॉजिकल मेथड्स होते हैं इसके, राइट।
सो जो डिसएडवांटेजेस की क्या है, वही जो मैंने बोला कि बायस तो सबसे ज्यादा इस मेथड में होने के चांसेस होते हैं, और जो एप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप सिलेक्ट करना मुश्किल होता है, जैसे मैंने पहले बोला। और क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि जो हम नॉर्मल डिजीज पर्सन ले रहे हैं उसमें वो डिजीज फ्री है या नहीं है, कि अगर डिजीज फ्री होगा तभी अच्छी आउटकम आ सकती है किसी रिसर्च की, राइट। सो इसमें इंसिडेंट रेट मेजर नहीं होता, हम नहीं कर सकते, और ये डिफिकल्ट होता है डिस्टिंग्विश करने में कॉजिंग फैक्टर और एसोसिएटेड फैक्टर को, और जो इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है केस एंड कंट्रोल स्टडी की, राइट। और ये सूट इवेल्युएशन थेरेपी पर सूट नहीं करता। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल मेथड।